1800 का भारत, जब भारत सच में भारत हुआ करता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां सुबह मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजान और गुरुद्वारों का कीर्तन एक साथ गूंजता था, जहां गांव आत्मनिर्भर थे, किसान धरती को मां मानते थे, कारीगर अपने हाथों से दुनिया की सबसे बेहतरीन वस्तुएं बनाते थे, जहां लोगों के पास आधुनिक मशीनें नहीं थी, लेकिन जीवन में संतोष था, रिश्तों में अपनापन था और संस्कृति में आत्मा थी। लेकिन यही वह समय भी था जब भारत की समृद्धि पर विदेशी ताकतों की नजर पड़ चुकी थी। ये कहानी है 1800 के भारत की, उस भारत की जो केवल एक भूभाग नहीं था, बल्कि सभ्यता, ज्ञान, आध्यात्मिकता और आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण था। सन 1800 भारत आज की तरह केवल नक्शे पर बना एक देश नहीं था। ये विविध रियासतों, राज्यों और संस्कृतियों का एक विशाल संसार था। उत्तर में हिमालय की ऊंचाइयां, दक्षिण में समुद्र की लहरें, पूर्व के घने वन और पश्चिम के रेगिस्तान। हर क्षेत्र की भाषा अलग, पहनावा अलग, भोजन अलग, लेकिन आत्मा एक। ये वही भारत था जहां लोग धर्म को केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन का आधार मानते थे। सुबह की शुरुआत प्रार्थना से होती, दिन श्रम से भरता और रात परिवार के साथ समाप्त होती। 1800 के भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसके गांव थे। हर गांव अपने आप में एक छोटा गणराज्य था। किसान खेत जोतते, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते, लोहार औजार गढ़ते, बढ़ई घर और हल तैयार करते, बुनकर कपड़े बुनते। किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता बहुत कम पड़ती थी। गांव केवल रहने की जगह नहीं थे, वे अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र थे। पंचायतें विवाद सुलझाती थीं, बुजुर्ग ज्ञान देते थे, त्योहार पूरे समुदाय को जोड़ते थे। 1800 के आसपास भारत दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। ढाका की मलमल इतनी महीन थी कि उसे वोवन एयर कहा जाता था। बनारस के रेशमी वस्त्र, मुरादाबाद का पीतल, सूरत का व्यापार और मैसूर के उत्पाद विश्व भर में प्रसिद्ध थे। भारत मसाले, वस्त्र, धातु और हस्तशिल्प के लिए विश्व बाजार में अग्रणी था। कारीगरों के हाथों में केवल हुनर नहीं था, पीढ़ियों का अनुभव था। भगवद गीता, रामायण, महाभारत और सूफी परंपराएं लोगों के जीवन का हिस्सा थीं। दिवाली, होली, ईद और बैसाखी केवल त्योहार नहीं थे, वे सामाजिक एकता के प्रतीक थे। धर्म लोगों को बांटता नहीं था, जीवन को अर्थ देता था। 1800 का भारत अनेक शक्तियों का संगम था। महाराजा रंजीत सिंह उत्तर पश्चिम में शक्ति का केंद्र बना रहे थे। दक्षिण में टीपू सुल्तान की विरासत अभी ताजा थी। मराठा संघ, राजपूत रियासतें और अनेक स्थानीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली थे। भारत राजनीतिक रूप से विविध था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से गहराई से जुड़ा हुआ था। शिक्षा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। गुरुकुल, मदरसे और पाठशालाएं स्थानीय स्तर पर ज्ञान प्रदान करती थीं। बच्चों को गणित, भाषा, दर्शन, नैतिकता और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता। ज्ञान का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, चरित्र निर्माण भी था। संयुक्त परिवार सामान्य थे। दादा दादी अनुभव के स्रोत थे। माता पिता अनुशासन और संस्कार देते थे। बच्चे परंपराएं सीखते थे। सुख का अर्थ अधिक वस्तुएं नहीं, अधिक अपनापन था। रात को चौपालों में लोक कथाएं सुनाई जाती थी। गीतों और कथाओं के माध्यम से इतिहास अगली पीढ़ियों तक पहुंचता था। लेकिन इस शांत और समृद्ध भारत के क्षितिज पर परिवर्तन के बादल घिर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने सत्ता का विस्तार कर रही थी। स्थानीय संघर्षों और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर विदेशी प्रभाव बढ़ता गया।
धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और राजनीतिक स्वतंत्रता पर दबाव बढ़ने लगा। 1800 का भारत महान था, लेकिन पूर्ण नहीं। सामाजिक असमानताएं थी। कुछ क्षेत्रों में शिक्षा और अवसर सीमित थे। कई रियासतों के बीच संघर्ष भी होते थे। फिर भी भारत की मूल शक्ति उसकी सामुदायिक संरचना, सांस्कृतिक निरंतरता और आत्मनिर्भरता में थी। 1800 का भारत हमें याद दिलाता है कि विकास केवल मशीनों से नहीं होता। सच्ची समृद्धि तब आती है जब समाज आत्मनिर्भर हो, परिवार मजबूत हो, कारीगरों का सम्मान हो, प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे और संस्कृति जीवित रहे। 1800 का भारत आधुनिक सुविधाओं से रहित था, लेकिन पहचान से समृद्ध था। लोगों के पास कम साधन थे, लेकिन अधिक संतोष था। गांव छोटे थे, लेकिन समाज बड़ा था। और शायद यही कारण है कि उस दौर को याद करते हुए लोग कहते हैं, वह भारत केवल इतिहास नहीं था, वह भारत एक जीवित आत्मा था। अगर आपको आधुनिक सुविधाओं और पुराने भारत की आत्मनिर्भर, संस्कारी जीवन शैली में से एक चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? क्या हम प्रगति करते करते कहीं अपनी जड़ों से बहुत दूर तो नहीं आ गए?